दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज मिट्टी के सारे एपिसोड्स को, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हम गांव वालों को खेत की ओर भागता हुआ देखते हैं, क्योंकि खेत को बर्बाद करने वाली नीलगाह आ गई थी जो सारी खेती बर्बाद कर देती है। तब गाँव वाले उन्हें भगाते हैं। उसी समय वहाँ राघव नाम का लड़का भी आता है और देखता है कि नीलगाह ने उसकी पूरी खेती बर्बाद कर दी है। इससे वो काफी उदास हो जाता है। फिर यहाँ से सीन 45 दिन पहले शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि राघव एक एड कंपनी में काफी अच्छी पोजीशन पर है और उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है। उसी समय राघव पर घर से फोन आता है और उसके पापा बताते हैं कि दादाजी को हार्ट अटैक आया था, इसलिए वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर राघव तुरंत अपने गाँव पहुँच जाता है और दादाजी के जाने से वो पूरी तरह टूट गया था। फिर जब ये लोग दादाजी का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक लोन रिकवरी एजेंट गिरधारी आता है और वो कहता है कि काश मेरा लोन चुका दिया होता तो अच्छा होता, अब ये चले गए, वो पैसा कौन भरेगा। ये सुनकर राघव को गुस्सा आता है और पूछने पर पता चलता है कि दादाजी ने बैंक से 15 लाख का लोन लिया था, क्योंकि उन्होंने मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए मशीन खरीदी थी, पर वो किसानी करने में फेल रहे और पैसा नहीं भर पाए। फिर राघव अपनी दादी से कहता है कि आपने मुझे बताया होता तो मैं लोन भर देता, ऐसे दादाजी को बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। जिस पर दादी बताते हैं कि दादाजी की जिद थी कि लोन का पैसा किसानी से ही भरा जाएगा, इसलिए उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। ये सुनकर राघव रोने लगता है। इसके बाद दादाजी की 13वीं की तैयारी चल रही होती है, तो राघव यहाँ भी अपने काम में बिजी था और ऑनलाइन ही मीटिंग कर रहा था, लेकिन गाँव में सिग्नल न होने के कारण वो ठीक से बात नहीं कर पाता। इसलिए उसका बॉस भड़क जाता है कि अगर वापस काम पर नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, जिसके डर से राघव आज शाम ही मुंबई जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसके लिए काम ज्यादा जरूरी था। फिर अपने काम पर पहुंचकर राघव काफी अच्छे से प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन उसी समय उसे अपने दादाजी का ख्याल आता है और फिर वो सीधा अपने बॉस से आकर कहता है कि मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए, मैं अपने परिवार के पास ही रहना चाहता हूँ, वहीं से काम कर लूंगा। जिस पर उसका बॉस भी जैसे तैसे मान जाता है, क्योंकि राघव अपने काम में एक्सपर्ट था। इसके बाद राघव उसी समय अपने गाँव निकल जाता है और दादी राघव को देखकर बहुत खुश होती हैं, क्योंकि वो तो नहीं चाहती थी कि राघव उनसे दूर जाए। खैर अब ये लोग दादाजी की 13वीं करते हैं और सब लोग दादाजी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, जिससे राघव को अच्छा लगता है कि उसके दादाजी ने क्या कुछ नहीं किया गांव वालों के लिए। वहीं दादाजी की 13वीं पर कृतिका नाम की एग्रीकल्चर ऑफिसर आती है, जो राघव से बताते हैं कि दादाजी इस गांव के पहले ऐसे किसान हैं जो मॉडर्न फार्मिंग करना चाह रहे थे, पर उनकी किस्मत साथ नहीं दी। इसके बाद कृतिका यहाँ से सीधा गाँव के फार्मिंग स्कूल जाती है और वहाँ का मुआयना करने लगती है। तब पता चलता है कि यहाँ तो किसानी सिखाने की जगह लोग टाइम पास कर रहे हैं। असल में गाँव का कोई भी किसान मॉडर्न फार्मिंग सीखना ही नहीं चाहता था, इसलिए कृतिका वहाँ काम कर रहे आदमी रंजन को खूब सुनाती है और रंजन भी कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद राघव आज फिर अपनी दादी से कहता है कि मैं दादाजी का लोन भर देता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन दादी कहते कि नहीं, जब उन्होंने जिंदा रहते हुए पैसा नहीं लिया तो मैं उनके जाने के बाद पैसा कैसे ले लूं। जिस पर राघव कुछ कह नहीं पाता। तभी उस पर उसकी गर्लफ्रेंड स्तुति का कॉल आता है, जो राघव से पूछती है कि तुम मुंबई वापस कब आओगे। असल में स्तुति और राघव लिव इन में रहते थे और ये दोनों नए फ्लैट में शिफ्ट होने का सोच रहे थे, जिस पर राघव कहता है कि कुछ ही दिनों में आ जाऊंगा। इसके बाद हम दादाजी के खेत में काम करने वाले दो लड़कों को देखते हैं, माहो और बेजू। वो दोनों राघव से आकर पूछते हैं कि आप बियर पियेंगे, जिस पर राघव भी उनके साथ चल देता है। वहीं हम कृतिका के घर उसकी मम्मी को देखते हैं, जहां कृतिका की मम्मी उसे शादी के लिए कह रही थी, लेकिन कृतिका मना कर देती है कि मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर राघव उन दोनों के साथ मस्त बियर पी रहा होता है और फिर वो पूछता है कि गांव के प्रधान ने हमारे दादा के बारे में क्या कहा था, क्योंकि मैंने उसके बारे में सुना है। तब बेजू बताता है कि पहले दादाजी ही प्रधान थे, लेकिन जब दादाजी मॉडर्न फार्मिंग में फेल हो गए तो उसने गाँव वालों को भड़का के प्रधानी छीन ली, जिससे दादाजी को काफी दुख हुआ था। ये सुनकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। वहीं बेजू बताता है कि अब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि शहर जाकर ड्राइवर बनूंगा। वहीं माहो कहता है कि मैं भी शहर में जाकर इलेक्ट्रिशियन बन जाऊंगा, यहाँ किसाने में कुछ नहीं रखा। इसके बाद अगले दिन राघव अपनी दादी को जैसे तैसे मनाकर दादाजी का लोन भरने बैंक जाता है, तो वहाँ गिरधारी भी खुश हो जाता है कि पैसा रिकवर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही राघव पेपर पर साइन करके देता है तो गिरधारी कहता है कि आप समझदार हैं जो खुद पैसे दे रहे हैं, मैंने तो तुम्हारे दादा को भी कहा था कि बच्चों से पैसा लेकर दे दो, लेकिन उन्होंने जिद बना रखी थी कि खेती के पैसों
से ही लोन भरूंगा, और देखो इसी चक्कर में दुनिया छोड़ गए। ये सुनकर राघव का दिमाग घूम जाता है और वो सबसे पहले उन पेपर्स और चेक को फाड़ देता है। फिर वो कहता है कि अब से मैं तेरा लोन भी किसानी करके ही चुकाऊंगा, मेरे दादा को बेवकूफ समझने की गलती मत करना। हालांकि तब गिरधारी उसे सीधा थाने में बंद करवा देता है, जिसे आकर राघव के पापा छुड़ाते हैं। फिर जब राघव घर जा रहा होता है तो देखता है कि गिरधारी ने दादाजी का पोस्टर पूरे गांव में लगवा दिया है डिफॉल्टर के तौर पर, जो देख राघव को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद राघव घर आकर अपनी दादी और पापा से कहता है कि अब मैं दादा का लोन ऐसे नहीं चुकाऊंगा, बल्कि मैं दादा की तरह ही किसानी करके उन पैसों से लोन चुकाऊंगा, क्योंकि सब लोग दादा को बेवकूफ समझ रहे हैं। इसलिए मैं लोगों को प्रूफ करके रहूंगा कि मॉडर्न किसानी करके दादा गलत नहीं कर रहे थे। जो सुनकर उसके पापा राघव को खूब डांटते हैं, पर राघव नहीं मानता। वो तो यहाँ तक कह देता है कि मैं अपने बॉस से बात करके गाँव से ही वर्क फ्रॉम होम कर लूंगा। इसके बाद अगले दिन राघव के पापा तो शहर में अपनी जॉब पर चले जाते हैं और जाने से पहले कहते हैं कि मैं तो भले ही क्लर्क बन के रह गया, लेकिन तुम अच्छी नौकरी कर रहे हो तो किसानी के चक्कर में उसे हाथ से जाने मत देना। इसके बाद राघव भी यहाँ से सीधा स्तुति से मिलने मुंबई आता है और वो स्तुति को समझाता है कि हम फ्लैट चेंज नहीं कर सकते और मुझे गाँव में ही कुछ समय रहना होगा। ये सब बताकर राघव यहाँ से चला जाता है और स्तुति उसे रोक नहीं पाती। फिर राघव अपने बॉस से जाकर वर्क फ्रॉम होम की परमिशन भी ले लेता है, लेकिन यहाँ एक शर्त थी कि उसे मीटिंग में अवेलेबल होना ही होगा, जिस पर राघव मान जाता है। फिर राघव सीधा गांव आता है और अगले दिन वो किसान स्कूल वाले रंजन से मॉडर्न फार्मिंग के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ तो रंजन को भी कुछ खास पता नहीं था। इसलिए राघव लौट आता है और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मॉडर्न फार्मिंग के बारे में किससे पूछे, क्योंकि फोन पर भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। फिर अगले दिन राघव बॉस और क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा होता है, लेकिन सिग्नल न होने के कारण इनकी मीटिंग नहीं हो पाती, जिस पर बॉस कहता है कि अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर राघव भी उदास हो जाता है। फिर शाम को दादी और राघव जब साथ में होते हैं तभी वहाँ एक आदमी आकर बताता है कि कृतिका मैडम ने गांव के किसानों के लिए मीटिंग रखी है, इसलिए आपको जाना है। तो दादी कहते कि मेरी जगह राघव चला जाएगा। फिर राघव अगले दिन मीटिंग में जाता है तो वहाँ कृतिका गाँव वालों से बताती है कि कैसे एक गाँव ने किसानी करके अपने गाँव को सबसे अच्छा गाँव बना लिया है और वहाँ का हर किसान करोड़पति है। जो सुनकर राघव भी चौंक जाता है। फिर जब कृतिका जा रही होती है तो राघव उसे आकर पूछता है कि मैं भी मॉडर्न किसानी करना चाहता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करूँ। जो सुनकर कृतिका कहती है कि मैं आपको अजय जी का नंबर दे देती हूँ, वो मॉडर्न किसानी कर रहे हैं, आप उनसे जरूर मिलना। तब राघव यहाँ से सीधा अजय से बात करके उससे मिलने आता है और देखता है कि अजय ने तो कई सारी सब्जियां उगा रखी हैं। फिर बात करने के दौरान अजय बताता है कि मैंने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी और अब किसान बन गया हूँ, जिससे मैं साल का 2.5 करोड़ रुपए कमाता हूँ और यहाँ गाँव में कई लोग मेरे साथ हैं। जो सुनकर राघव और उसके साथी चौंक जाते हैं। फिर अजय बताता है कि तुम सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी की जांच कराओ, तब पता चलेगा कि उस पर सबसे अच्छी फसल कौन सी उगेगी। जो सुनकर राघव तुरंत अपने खेत की मिट्टी की जांच कराने के लिए पहुंच जाता है। तब यहाँ जांच करके वो आदमी बताता है कि आप अपने खेत में फूल उगा सकते हो, वो अच्छा ऑप्शन रहेगा। जो बात राघव को सही लगती है। हालांकि ये सब सुनकर बैजू और माहो को समझ नहीं आता, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि केवल अनाज उगाने से वो किसान कहलाएंगे और फूल वगैरह उगाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके बाद राघव जब रात को अपनी जॉब की आईडी लॉगिन करता है तो वो ओपन नहीं हो रही थी। फिर एचआर से बात करने पर उसे पता चलता है कि राघव की नौकरी जा चुकी है। इसलिए वो एचआर पर ही भड़क जाता है कि मैंने उस कंपनी के लिए क्या क्या नहीं किया और इतनी सी बात पर मुझे नौकरी से निकाल दिया। पर एचआर तो बिना कुछ कहे फोन काट देता है। फिर अगले दिन राघव सीधा बैजू और माहो के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें फ्यूचर की टेंशन है कि अगर खेत में फसल ना हुई तो तुम्हारा क्या होगा, लेकिन अब तो मेरी भी नौकरी चली गई है, इसलिए हम तीनों ही खेत में काम करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से राघव उन्हें मना लेता है फूलों की खेती करने के लिए। इसके बाद ये लोग सबसे पहले खेत में एक मशीन लगाते हैं जो मिट्टी की कंडीशन बताती है। फिर ये लोग गेंदे के फूल उगाने के लिए खेत में काम शुरू कर देते हैं। साथ ही राघव जब फर्टिलाइजर लेने सरकारी दुकान पर आता है तो वहाँ फ्री में मिलने वाली चीज का पैसा मांगा जा रहा था, जिस पर राघव देने से मना करता है, लेकिन दुकानदार नहीं मानता। तभी वहाँ कृतिका रेड मारने आ जाती है और उस दुकान को सीज करवा देती है। असल में कृतिका ईमानदार ऑफिसर थी, जिससे राघव भी इम्प्रेस हो जाता है। इसलिए वो कृतिका को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाता है और कृतिका भी मान जाती है। फिर राघव खेत में आकर काफी मेहनत से गेंदे की फूल की खेती करता है और उसे लग रहा था कि अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद रात को राघव और कृतिका डिनर करते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। एक तरह से कृतिका भी राघव के साथ कंफर्टेबल हो गई थी और वो बताती कि गाँव में उसे शहर से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ
भागा दौड़ी नहीं है, बस सुकून है। इसके बाद अगले दिन राघव को बाइजू और माहो अपने साथ गांव के एक गेम खिलाने ले जाते हैं जिसका नाम था लपकी। तब यहाँ राघव थोड़ा ही खेलता है तो उसकी सांसें फूल जाती हैं और यहाँ बैठा प्रधान उसका मजाक बनाता है कि ये शहरी पपलू गांव वालों के सामने कहाँ टिक पाएगा, और राघव भी चुपचाप लौट आता है। फिर जब ये लोग ट्यूबवेल में नहा रहे होते हैं तो यहाँ गांव में स्तुति राघव से मिलने आती है, जिसे देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये लोग घर पर आकर खाना खाते हैं और फिर स्तुति राघव से कहती है कि हमें खेत में चल के एंजॉय करना चाहिए, जिस पर राघव भी उसे खेत ले जाता है और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। फिर ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और अगले दिन जब राघव स्तुति को बताने वाला था कि उसकी नौकरी छूट गई है, तभी गाँव में हल्ला मच जाता है कि गाँव में नीलगाह खेत बर्बाद करने आ गई। और जैसे ही राघव अपना खेत जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सारे पौधे नीलगाह ने खा लिए थे। इससे वो पूरी तरह टूट जाता है। ये वही सीन है जो हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था। तभी गांव का आदमी महातो आकर बताता है कि ये सब उस प्रधान की चाल होगी। जब तुम्हारे दादा ने कुछ नया करने की सोची तो उसने ऐसा ही पंगा करवाया था और अब तुम्हारी बारी में भी वो यही कर रहा है। जो सुनकर राघव सारा खेल समझ जाता है। फिर जब राघव उदास था तब स्तुति कहती कि मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, लेकिन राघव कहता है कि नहीं, तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो, मैं यहाँ पर सब हैंडल कर लूंगा। असल में राघव ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। जिसके बाद राघव खेत में जाकर चारों ओर फेंसिंग कर देता है जिससे नीलगाह उसके खेत में ना आए। फिर उसके पास कृतिका का मैसेज आता है जो उसे डिनर पर बुला रही थी और अब राघव और कृतिका की भी बात शुरू हो गई थी। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और राघव की प्रधान से बहस भी हो जाती है जो उसकी किसानी का मजाक बना रहा था, लेकिन राघव ने सोचा कि वो अब उसका जवाब फसल से ही देगा। वहीं कृतिका को पता चलता है कि नेपाल से टिड्डों का झुंड सीधा उनके गांव की तरफ आ रहा है, जिससे फसल बर्बाद हो सकती है। ये सुनकर कृतिका टेंशन में आ जाती है और सोचने लगती है कि वो क्या करे। वहीं गांव में एक आदमी आता है जो शहर में अब ड्राइवर बन चुका है और उससे बाइजू और माहो कहते हैं कि यार किसानी में कुछ नहीं रखा, हमारा भी कुछ जुगाड़ करके शहर में लगवा दो। तो वो आदमी भी मान जाता है। तभी वहाँ अनाउंस होता है कि गांव में टिड्डे आ गए हैं और जो भी आदमी 1 किलो टिड्डे पकड़ेगा उसे एक बियर की बोतल इनाम में मिलेगी। इस पर सारे गांव वाले टिड्डे पकड़ने लगते हैं और इस आइडिया से कृतिका ने फसल को खराब होने से बचा लिया था, क्योंकि गांव वाले तो टिड्डे पकड़ने में लगे थे। जहां किसी ने 1 किलो टिड्डे पकड़े थे तो किसी ने 10 किलो, और इसमें बाइजू और माहो ने भी 21 किलो टिड्डे पकड़ लिए थे अपने दिमाग से। तब इन्हें 21 बियर की बोतल मिल जाती है और ये लोग पार्टी करते हैं। फिर अगले दिन राघव कृतिका के घर पर डिनर पर आता है और हम समझ पाते हैं कि कृतिका कहीं न कहीं राघव को पसंद करने लगी है और वो उसके जज्बे की तारीफ भी करती है कि वो यहाँ किसानी कर रहा है। फिर जब राघव घर पर होता है तो उसे एचआर का फोन आता है और वो उससे कंपनी का लैपटॉप वापस मांग रहा था। साथ ही वो कहता है कि तुम अपनी कंपनी से एग्जिट फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, वरना हम तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर देंगे, जिससे तुम्हें आगे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर राघव को और गुस्सा आता है और वो उसे सुनाकर फोन काट देता है। खैर फिर जब राघव को लगने लगता है कि अब फूल आने वाले हैं, तभी एकदम से बारिश शुरू हो जाती है और ये खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, जहाँ सारे पौधे मिट्टी से निकल चुके थे। ये सब देखकर राघव तो बहुत दुखी हो जाता है और वो सोच लेता है कि अब उसे ये किसानी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो अपना सामान पैक करके मुंबई निकल जाता है और अपनी दादी को 15 लाख का चेक भी दे देता है कि आप इसी से लोन दे देना, मैं तो हार गया। फिर जब राघव बस स्टैंड जा रहा होता है तो उसे देखकर उसके दादा का दोस्त महातो उसे अपने पास बुलाता है और बातों बातों में बताता है कि तुम्हारे दादा और मैं काफी अच्छे दोस्त थे। उन्होंने सोचा था कि वो मॉडर्न फार्मिंग करेंगे तो गांव वालों को भी सिखाएंगे, जिससे सबका भला होगा, लेकिन मॉडर्न फार्मिंग उन्हें समझ ही नहीं आई और वो अक्सर कहते थे कि अगर मेरे साथ मेरा पोता राघव यहाँ होता तो मैं मॉडर्न फार्मिंग में कभी फेल ही नहीं होता। इतना विश्वास था उन्हें राघव पर। ये सुनकर राघव सोचता है कि मैं तो दादाजी के विश्वास पर भी खड़ा नहीं उतर पाया। यही सब सोचकर वो वापस घर आ जाता है और दादी से कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, जिससे दादी भी खुश हो जाती हैं। फिर ये लोग जैसे तैसे खेत से पानी निकालते हैं और राघव सीधा कृतिका से मिलने जाता है कि इस नेचर से खेती को कैसे बचाएंगे, क्योंकि बारिश तो कभी भी आ सकती है। जिस पर कृतिका कहते कि तुम पॉली हाउस ट्राई करो, उससे खेती को कुछ नहीं होता, और वो एक आदमी से मिलने के लिए राघव को भेज देती है। वहीं राघव ने स्तुति को बता दिया था कि वो मुंबई आ रहा है, पर अब उसने प्लान बदल दिया। इसलिए जब स्तुति उसे दोबारा पूछने के लिए कॉल करती है कि तुम कब आओगे, तो राघव मना कर देता है, जो सुनकर स्तुति गुस्से में फोन काट देती है। इसके बाद ये लोग पॉली हाउस जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि आदमी ने कई प्रकार की सब्जियां बोई हैं। ऐसी सब्जियां
सब्जियां जो किसी भी मौसम में उगाई जा सकती हैं केवल पॉली हाउस की मदद से। ये देखकर राघव उस पॉली हाउस का खर्चा पूछता है जो था करीब 30 लाख रुपए। इस पर वो आदमी बताता है कि तुम्हें आराम से पॉली हाउस के लिए लोन मिल जाएगा, वो भी 50% सब्सिडी पर। ये सुनकर राघव भी सोच लेता है कि वो अब लोन लेगा, लेकिन बैजू और माहो मना कर रहे थे कि लोन मत लेना क्योंकि आपके दादा ने भी ऐसे ही गलती की थी। लेकिन राघव उसकी बात नहीं मानता और वो लोन अप्लाई कर देता है, जो कि उसे कुछ ही दिनों में मिल भी जाता है और वो फिर पॉली हाउस भी तैयार करवा लेता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और अब राघव ने गुलाब के फूलों की खेती करने का डिसाइड किया था, जिसके बाद 2 महीने बीत जाते हैं और अब पौधे भी बड़े हो गए थे। फिर एक दिन स्तुति को पता चलता है कि राघव को नौकरी से निकाल दिया गया है, साथ ही उसने 30 लाख का लोन लिया है, जो सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो राघव को कॉल करके उसे खूब सुनाती है, साथ ही वो राघव से ब्रेकअप भी कर लेती है क्योंकि राघव उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था। उसी समय गिरधारी भी खेत में आ जाता है तो राघव स्तुति पर ध्यान न देकर उससे लड़ने लगता है। इसी कारण स्तुति को लगता है कि वो शायद उससे प्यार ही नहीं करता। खैर अब कुछ समय और बीतता है और राघव देखता है कि अब उसके खेत में गुलाब के फूल भी आने लगे हैं, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर ये लोग उसी खेल लपकी को खेलने जाते हैं और इस बार राघव काफी अच्छे से खेलता है, जो कि प्रधान भी देखता रह जाता है। यानी राघव पूरा गांव का किसान बन गया था। इसके बाद ये लोग गुलाब के फूल सीधा मंडी में बेचने आते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत ही कम दाम मिल रहे थे, जिससे गुस्सा होकर राघव सारे फूल वापस ले आता है क्योंकि वो जानता था कि ये फूल शहरों में हजारों के बिकते हैं। तब माहो और बायजू कहते हैं कि हम अपने हिस्से के फूल मंडी में बेच देंगे, लेकिन राघव उन्हें भी मना कर देता है। यहाँ तक कि वो उन्हें डांट भी देता है क्योंकि वो बात नहीं मान रहे थे। इसके बाद जब राघव कृतिका से मिलने जाता है तो बातों बातों में बताता है कि फूल तो उग गए पर मंडी वाले तो बहुत सस्ते में ले रहे हैं। तब कृतिका कहते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग को मॉडर्न तरीके से ही बेचा जाता है, जो सुनकर राघव को आइडिया आता है और वो तुरंत अपने एक जानने वाले आदमी से फेवर मांगता है कि वो उसकी मीटिंग बड़े होटल वालों से करवा दे। तब वो आदमी भी मान जाता है। इधर बैजू और माहो उसी शहर वाले आदमी के पास आ गए थे कि हमारी नौकरी लगवा दो, तो वो आदमी भी मान गया था। यानी ये दोनों राघव को छोड़कर जाने वाले हैं। यहाँ राघव को पता चलता है कि उसके पापा दादा का लोन भरने गए हैं, तो वो तुरंत फिर से जाकर वो चेक फाड़ देता है, ये कहकर कि लोन तो मैं ही भरूंगा किसानी के पैसों से। इसी चक्कर में उसके अपने पापा से बहस भी हो जाती है। फिर यहाँ से राघव सीधा बैजू और माहो के पास आता है, जो उससे गुस्सा थे, और राघव उन्हें बताता है कि मैंने तुम्हें अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया है, इसलिए तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सुनकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन राघव मुंबई में सीधा उसी होटल में मीटिंग करने आता है जिसकी उसने बात की थी, और यहाँ वो अपना ऑफर बताता है कि वो कैसे अच्छे गुलाब के फूल होटल में दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठी लेडी कहती है कि हमारा पहले से एक सप्लायर है जो बल्क में माल भेजता है। तब यहाँ राघव उस लेडी से एक चांस मांगता है और लेडी को किसी तरह से कन्विंस कर लेता है। तब ये लेडी उसे एक शर्त पर ऑर्डर देती है कि 6 महीने बाद हम तुमसे 100 कुंटल फूल लेंगे, अगर वो नहीं दे पाओगे तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। जो सुनकर राघव भी चौंक जाता है कि इतने फूल हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन डील कैंसिल ना हो जाए इसलिए वो हाँ कर देता है। जिसके बाद राघव यहाँ से सीधा स्तुति से मिलने आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है। साथ ही वो पूछने पर बताता है कि अब मैं गांव में ही रहने वाला हूँ, जो बात स्तुति को अच्छी नहीं लगती और अब ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए थे। वहीं बैजू और माहो को उनके गाँव का आदमी कहता है कि तुम्हारी नौकरी पक्की करवा दी है, कल से आ जाना। लेकिन वो दोनों तो मना कर देते हैं कि अब हम सिर्फ खेती करेंगे, शहर में कोई नौकरी नहीं करेंगे। इसके बाद ये लोग गाँव में आकर जश्न मनाते हैं कि इन्हें डील मिल गई, पर राघव को तो 6 महीने में 100 कुंटल का इंतजाम करना था। फिर राघव यहाँ सीधा कृतिका से मिलता है और ये दोनों बियर पार्टी करते हैं। तब राघव कृतिका के साथ गांव वालों को इकट्ठा करने का प्लान बनाता है, जिससे सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर यहाँ कृतिका आज गाँव वालों से अजय को मिलवाती है, जो किसानी करके 2.5 करोड़ रुपए कमा रहा था और वो तो शहर छोड़कर गाँव में रहने आया है। ये देख कर गाँव वाले भी चौंक जाते हैं। फिर यहाँ राघव भी गाँव वालों से कहता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस हमसे हाथ मिला लीजिए। असल में राघव इन सबको साथ लेकर गुलाब की खेती करने वाला था, पर यहाँ प्रधान गांव वालों से कहता है कि असल में राघव तो इस बहाने तुम्हारे खेत हड़पने वाला है। ये कहकर वो सबको ले जाने लगता है। उसी समय यहाँ उसी होटल की गाड़ी आती है जो गुलाब के फूल ले जाने आई थी। तब ये देखकर राघव उन्हें बताता है कि हम मंडी में फूल बेचने नहीं जाते, बल्कि गाड़ी खुद हमारे फसल लेने आती है। ये देखकर गाँव का एक आदमी राघव की तरफ हो जाता है और कुछ लोग और राघव के पास आते हैं कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन प्रधान और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। यानी राघव को विश्वास हो गया था कि
वो इन गांव वालों को अपने साथ मिला लेगा। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाते हैं जहां राघव किसानी के पैसों से दादाजी का लोन चुका देता है और अपने दादाजी का पोस्टर भी लगवाता है कि कैसे उन्होंने लोगों की जिंदगी बदली है, जिससे दादी बहुत खुश होती है। और अब राघव ने गांव वालों को अपने साथ जोड़ लिया था। यहीं पर यह सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। वैसे छोटा सा रिव्यू दूं तो ये सीरीज मुझे काफी पसंद आई है, जहां किसानों की जिंदगी को अच्छे से दिखाया है कि वो कैसे अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं, और ये भी बताया है कि किसान अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। बाकी आपको इसके अलावा कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट में बताना। और अगर आपको हाल ही में ये कमाल की सीरीज देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।